नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं उस स्टॉक के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाया है और एक टाइम था जब मैं उस स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश था और मैंने उस स्टॉक में 100% तक का रिटर्न भी कमाया है। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। मैंने उस स्टॉक में लगभग 371 के आसपास इन्वेस्ट किया था और वो स्टॉक ने 700 समथिंग का लेवल तक को टच किया था, यानी मेरी इन्वेस्टमेंट प्राइस से वो स्टॉक डबल हो चुका था। बट कुछ ऐसा कंपनी में चेंजेस आया जिसके वजह से मुझे उस कंपनी में थोड़ा बहुत नीचे एग्जिट लेना पड़ा। मतलब मैंने 509-10 के आसपास एग्जिट किया, तो अराउंड 36-40% के आसपास मैंने एग्जिट कर लिया था। बट मैंने उसमें एग्जिट क्यों किया था, उसका एक रीज़न था, तो वो रीज़न मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और आज फिर से इस कंपनी के बारे में मैं क्यों बात करने वाला हूँ, क्योंकि एक जो मेरे व्यूवर है उन्होंने कमेंट करके बताया कि 5 पैसा के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बुलिश है। और जब मैंने उनसे रीज़न पूछा कि क्या रीज़न है, तो उन्होंने कहा कि इस कंपनी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डी ग्रोथ हो चुका है, अब ज़्यादा होने के चांसेस नहीं है और यहाँ से कंपनी ग्रो ही करेगा। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि शायद यहाँ पे एक जो थॉट प्रोसेस है गलत हो सकता है कि उनका पूरा सोचने का तरीका अलग हो, क्योंकि कंप्लीट उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो क्या सोचते हैं कंपनी के बारे में। बट कंपनी में कोई भी कंपनी हो, कितना भी गिरा हुआ हो या कितना भी कंपनी बहुत ऊपर चला हो, उसमें अगर ग्रोथ आना है और डी ग्रोथ होना है तो उसका दो ही रीज़न हो सकता है। मतलब स्टॉक के प्राइस में ग्रोथ आना है या स्टॉक के प्राइस में डी ग्रोथ होना है, ये सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी किस तरफ जा रहा है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट कहता है कि हम कंपनी को आगे ले जाके हम प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, हम 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं, तो कंपनी का शेयर प्राइस भी काफ़ी अच्छा भागेगा। वहीं पे मैनेजमेंट अगर कहता है कि कंपनी में प्रॉफिट होने के चांसेस कम है, इंडस्ट्री में प्रॉब्लम चल रहा है, तो स्टॉक प्राइस आपका नीचे आने की कोशिश करेगा या बहुत ज़्यादा होगा अच्छा तो वो एक ही जगह पे फ्लक्चुएट करेगा। तो देखिए, जब भी स्टॉक प्राइस नीचे आता है या फ्लक्चुएट करता है तो आपको वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका टाइम लॉस हो रहा है, और स्टॉक नीचे आ गया तो आपका कैपिटल भी लॉस हो रहा है। तो अगर आपके पास छोटा कैपिटल है, बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है, करोड़ों का कैपिटल लेके नहीं बैठे, 10-20 लाख का कैपिटल है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं ये जो फ्री टाइम जो है, जहाँ मेरा स्टॉक कहीं मूव नहीं कर रहा है, वो कम से कम करूँ और कोशिश करूँ कि मेरा स्टॉक जितना जल्दी हो सके ऊपर जाए। अब ऑफकोर्स ऐसा हमारे अकॉर्डिंग तो मार्केट चलता नहीं है, बट हमें खुद की तरफ से ये पूरा एफर्ट डालना है कि ऐसे स्टॉक्स में ना घुसे जहाँ पे हमको दिख रहा है कि कंपनी खुद ही बोल रही है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, वहाँ पे होप में रह के हमको वहाँ पे टिके नहीं रहना है। जहाँ मैनेजमेंट खुद ये बोल रही है कि हाँ हम आगे कुछ कर सकते हैं और प्रूव भी करके दिखा रही है, वैसे कंपनीज में ही हमको पैसा इन्वेस्ट करना है ताकि ग्रोथ हमको जल्दी मिलने लगे। अगर आपका टारगेट अचीव हो गया, मान लीजिए जैसे आपका कोई टारगेट होगा 1 करोड़ का, 1 करोड़ टारगेट आने के बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं अब मैं बहुत स्टेबिलिटी से काम कर सकता हूँ, तब आप ऐसे कंपनी से बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जो फाइनेंशियल टारगेट था वो पूरा हो चुका है। लेकिन जब तक टारगेट पूरा नहीं हुआ है, आपको चर्निंग करना पड़ेगा, आपको अच्छी कंपनीज को रिसर्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक कंपनी में रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उसी में बैठ गए, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है कि डे टू डे चेंजेस होते हैं। जो कंपनी आज बहुत अच्छा कर रही है, कोई जरूरी नहीं कि वो आगे भी अच्छा करेगी। बहुत सारे कंपनीज ऐसे थे जो पास्ट में बहुत बेटर परफॉर्म कर रहे थे, बट आज उनका नामो निशान नहीं है। तो हमें स्टॉक मार्केट में अगर एक्टिवली ट्रेड करना है, एक्टिवली इन्वेस्ट करना है, तो कंपनीज को ट्रैक करना पड़ेगा और उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको रिवार्ड या उनको सजा देना है। जैसे अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसमें पैसा डालिए और इन्वेस्ट कीजिए। अगर कंपनी खराब करती है तो उसमें से पैसा निकालिए, उससे फंसे नहीं रहना है। मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने बहुत बार ऐसा गलती किया है और उसकी वजह से मेरा मान लीजिए 1 साल का लॉस हुआ है। लॉस मतलब टाइम लॉस हुआ है, कैपिटल लॉस हुआ ही है, और जो ग्रोथ मुझे मिल सकता था वो ग्रोथ मुझे नहीं मिला है। तो चलिए ये सब बात मैंने बताया कि कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि 5 पैसा में फिलहाल क्या दिख रहा है, क्योंकि उनकी वजह से, उनके कमेंट की वजह से मुझे कंपनी में थोड़ा इंटरेस्ट आया, तो मैंने उसको स्टडी भी फिर से किया। स्टडी मतलब क्या, मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये 5 पैसा क्या करती है, आपका डिस्काउंट ब्रोकरेज में काम करती है, जो कि एंजल वन है, जीरोधा है, ग्रो है, उसकी तरह काम करती है। तो बिजनेस मॉडल तो मुझे ऑलरेडी पता है, बट मैं देखना चाहता हूँ कि कंपनी क्या कहती है। तो ये जानने के लिए हमें जाना होगा कॉन कॉल की तरफ। जो Q4 का रिजल्ट है उसमें कौन कौन निकल के है, तो उसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने आपके सामने निकाल दिया 5 पैसा का जो कॉन कॉल है, वो पूरा दिखा दिया। इसको फुल रीडिंग करने वाला नहीं हूँ, मैंने पढ़ लिया है, आपको मैं उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब मैंने देखा कि कॉन कॉल में सिर्फ 8 ही पेज है, मतलब नॉर्मली क्या होता है कॉन कॉल 1 घंटा 1.5 घंटा का होता है, तो 20-25 या 26 या किसी में तो 40-50 पेज का भी कॉन कॉल होता है, यानी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे सिर्फ 8 पेज ही है, और जब मैंने देखा कि कितने लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, तो सिर्फ 2 ही लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। यानी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से भी इस कंपनी में जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम हो चुका है। तो मुझे पहले ही थोड़ा बहुत एक वाइब नेगेटिव आने लग गया, बट स्टॉक मार्केट वाइब से काम नहीं करता है, आपको देखना पड़ता है कि कंपनी क्या बोल रही है। अब यहाँ पे अगर आप आगे देखेंगे तो मैनेजमेंट ने खुद ही कहा है कि जो सेबी का जो गाइडलाइंस था, जिसकी वजह से वो FNO को बंद करना चाह रही है, उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है, और कंपनी में लगभग रेवेन्यू में 33% का डिक्लाइन देखने मिला है। और सिर्फ कंपनी में नहीं, पूरे इंडस्ट्री में ही 27% तक का डाउनफॉल देखने के लिए मिला है। आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मैं ज़्यादा नहीं 1-2 लाइन पढ़ के दिखाऊंगा आपको।
So that the affected cash segment volumes and new customer participation, industry overall added 71.3 lakh new customers in Q4 FY25. मतलब क्वार्टर 4 में पूरे इंडस्ट्री में 71.3 लाख न्यू कस्टमर्स ऐड हुए कंपेयर टू 98.7 लैक्स इन Q3 पिछले क्वार्टर में, मतलब पिछले क्वार्टर Q3 में 98.7 लैक्स न्यू कस्टमर ऐड हुए, बट क्वार्टर 4 में 71.3% कस्टमर्स ही ऐड हो पाए, यानी वहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 28% का डिक्लाइन है, पूरे इंडस्ट्री में ही डिक्लाइन है 28% का। तो आपको भी पता होगा कि सेबी ने क्या किया है, जो एफ में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था उसके वजह से रूल्स में कुछ चेंजेस लाए हैं, जिसके वजह से जो एफ ट्रेडर्स है वो धीरे धीरे एफ से निकल के या तो म्यूचुअल फंड में जा रहा है या इन्वेस्टिंग में जा रहे हैं। तो कंपनी ने यहीं पे वो कहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कंपनी क्या बोल रही है कि सेबी का न्यू डायरेक्टिव की वजह से एफ सेगमेंट जो है, आवर ब्रोकिंग रेवेन्यू डिक्लाइन 23% Q1Q प्राइमरी ड्यू टू इंडस्ट्री वाइड ड्रॉप इन डेरिवेटिव वॉल्यूम। इस कंपनी का भी जो ब्रोकिंग रेवेन्यू है, जो मेन रेवेन्यू है, वो 23% से डिक्लाइन कर चुका है। अगर इनका हम MTF रेट्स देखें, अभी नया क्या स्टार्ट हुआ है MTF का, मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो आप 4 लाख तक का कैपिटल से ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर किसी भी कंपनी को बिजनेस में दिक्कत आ रहा है, रेवेन्यू घट रहा है, तो कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम करती है। यहाँ 5 पैसा ने क्या किया है, अपने MTF के जो इंटरेस्ट रेट है उसको घटा दिया है। नॉर्मली हम देखते हैं आपका 11-12% रहता है, तो यहाँ पे इसने 8% पे लेके आ गया, यानी पहले वो 11% का चार्ज लेती थी इंटरेस्ट रेट, अब वो 8% पे कर दिया है। तो देख सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट इनकम भी यहाँ पे कमने का चांसेस है। तो कंपनी खुद ही बोल रही है कि अभी इंडस्ट्री में दिक्कत है और हमको भी आगे ऐसा दिक्कत फेस करने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो इनका रेवेन्यू भी 9% से डिक्लाइन किया है और जो इनका प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर चुका है 25% से ईयर ऑन बेसिस पे। और ये इन्होंने बोला है कि उसका रीज़न क्या है। देखिए रेवेन्यू तो घटा है बट प्रॉफिट बढ़ गया है ऑलमोस्ट 25% से। उसका रीज़न ये है कि इनका मार्जिन जो है वो इंक्रीज हुआ है 14% से 19% पे, और इनका जो नेटवर्क है वो 600 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पे आपको बस मुझे इस पूरे कॉल में एक चीज़ अच्छा लगा कि इनका मार्जिन इंक्रीज हुआ है 14% से 19%, जो कि अभी भी पूरे एवरेज से कम है। इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो 30-35% के आसपास है, बट इनका अभी भी 19% है, पर फिर भी ठीक है, पिछले क्वार्टर से इंप्रूव किया इन्होंने। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो इन लोग का जो कस्टमर बेस का जो टर्नओवर जो होता है, कितना पैसा का ट्रेड किया गया, वो भी 36% इनको डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है क्वार्टर बेसिस पे। तो अब देखेंगे तो ज़्यादातर इसमें नेगेटिव ही है। और यहाँ पे कंपनी ने बताया कि कंपनी अपने जो ऐप है, जो 5 पैसा का जो ऐप है, उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने का ट्राई कर रही है। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनको बहुत सारे फैसिलिटीज़ दे रही है, AI का फीचर यूज़ कर रही है। तो देखिए मुझे ये सुन के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि ब्रोकिंग सेगमेंट में क्या है ना कि आपको बहुत ज़्यादा प्रमोशन करना पड़ेगा। अगर लोगों को आपके बारे में पता ही नहीं है कि 5 पैसा बोल के कोई ब्रोकिंग ऐप है, तो लोग उसमें इन्वेस्ट कैसे करेंगे या उसमें अकाउंट खुलवाएंगे कैसे। अभी आप एंजल वन को देखिए तो आपको हर दिन हर घंटे आपको यूट्यूब में, टीवी में, IPL में आपको ऐड देखने के लिए मिलेगा, भर के ऐड देखने मिलेगा। क्योंकि एक बार अगर कोई आदमी ऐप में आ गया, एंजल वन में आ गया, ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो बहुत हार्डली वहाँ से स्विच करता है, क्योंकि एक हैबिट लग जाता है आपको, जैसे करने का आदत हो गया। जैसे मैं खुद जीरोधा में करता हूँ, तो मुझे हैबिट हो चुका है जीरोधा को यूज़ करने का। उसके चार्जेस भी कम है, वो अलग बात है, बट मैं एंजल वन में भी अकाउंट खुला हुआ है, बट वो यूज़ करके मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगा। तो ये हैबिट का बात है। अगर आप एक बार यूज़ करना शुरू कर देंगे तो हार्डली आप बहुत जल्दी स्विच करते हैं। तो 5 पैसा का ना ही मुझे कुछ ऐड दिखता है, ना कुछ भी दिखता है, तो 5 पैसा अपना प्रमोशन भी उतना नहीं कर पा रही है। और यहाँ पे मैनेजमेंट से पूछा गया कि आप जो ये कर रहे हैं उससे क्या कस्टमर बेस बढ़ेगा, तो मैनेजमेंट ने खुद कहा कि नहीं, हमारा कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला, बट हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको हम और ज़्यादा इंप्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो हमारे जो प्लेटफॉर्म पे है टिके रह सके। तो आप देख सकते हैं मैनेजमेंट ने भी कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा फ्लाइंग कलर्स के साथ ये नहीं कहा कि हमारा बिजनेस 20% बढ़ेगा, 30% बढ़ेगा। बस कंपनी ने एक चीज़ अच्छा कहा है कि हम लोग का मार्जिन जो है वो थोड़ा बहुत इंप्रूव कर रहा है। तो देखिए ब्रोकिंग सेगमेंट में अगर आपका कस्टमर बेस नहीं बढ़ रहा है तो आपका जो रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। एक ही क्लाइंट, एक ही आदमी कितना ट्रेड कर लेगा। अगर उसमें मान लीजिए लॉसेस हो गया तो कुछ समय तक पीछे भी जा सकता है। तो कंपनी ने आगे ये भी कहा है कि F&O में लॉसेस होने की वजह से जो इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, वो धीरे धीरे निकल के आपका म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं। और 5 पैसा ने क्या किया है, म्यूचुअल फंड का भी स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे भी इनको थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो राजवंश भाटिया बोल के हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आप जो ये नया चीज़ जो लेके आ रहे हैं, क्या इससे आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा। तो कंपनी ने यहाँ पे खुद बोला है, we are adding value to them. It does not necessarily mean that one particular feature, enhancement or tool will necessarily have a huge material impact onwards. We have an existing base of intraday traders. I think the idea is to actually serve them better. But yes, we believe that this will be a positive for overall broking revenue. We can say that.
मतलब कंपनी खुद ही बोल रही है कि हम जो फीचर्स लेके आ रहे हैं उससे कोई ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर का बेस बढ़ जाएगा। हाँ, जो हमारे पास ऑलरेडी इंट्राडे ट्रेडर्स है उनको हम बेटर सर्विस दे सकते हैं, उस पर कंपनी फोकस कर रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ब्रोकिंग सर्विस में, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में अगर आपका कस्टमर बेस बहुत बड़ा नहीं है तो आपका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। क्योंकि होता क्या है ना कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मुझे लॉस हो गया और एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं है तो वापस से मुझे ट्रेड करने के लिए मुझे कुछ समय तक वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ समय रुकना पड़ेगा। तो वो टाइम क्या है, कंपनी के लिए बेकार जा रहा है। कंपनी का ऐप तो काम कर रहा है, उसमें उसको जो खर्चे करना पड़ रहा है कर रहा है, बट क्योंकि मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ उसमें, तो उससे कंपनी को कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है, कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस होता है कंपनी के लिए जो ब्रोकिंग है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि जो ग्रो है और जो आपका एंजल वन है, ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जितना कस्टमर बेस बढ़ेगा उतना ही ट्रेडिंग बढ़ेगा और उतना ही इनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में मुझे एक चीज़ खराब लगा कि जैसे इन्होंने पूछा कि जो आप जो फीचर्स दे रहे हैं, क्या आपका ये पहला, मतलब आप पहला कंपनी है जो ऐसा फीचर दे रहे हैं या बाकी ब्रोकिंग कंपनीज भी ऐसा फीचर दे रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने कहा कि मुझे नहीं पता कि बाकी कंपनीज के पास ऐसा कुछ फीचर है कि नहीं। तो देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था, इसका तो आंसर मेरे ख्याल से बाकी मैनेजमेंट के पास होना चाहिए था। सिंपली आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, उन ऐप का फीचर्स को देखिए, आप देख के आराम से बोल सकते हैं कि किसके पास कितना मार्जिन आ रहा है, कौन कितना दे रहे हैं। तो इस चीज़ का आइडिया भी मैनेजमेंट के पास नहीं है कि बाकी कंपनीज के पास जो फीचर ये दे रहे हैं वो फीचर है कि नहीं। तो यहाँ मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे आइडिया ही नहीं है कि बाकी कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं। जबकि ये डाटा निकालना बहुत ही मुश्किल नहीं है, आप खुद भी निकाल सकते हैं। बस एंजल वन में अकाउंट खोलिए, जीरोधा में अकाउंट खोलिए और देखिए वो क्या फीचर्स दे रहे हैं। या आप उसका ऐड ही देख लीजिए, खुद ही वो लोग ऐड में हल्ला करते रहते हैं कि हमने ये फीचर दिया है, वो फीचर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट खुद ही बुलिश नहीं है और मैनेजमेंट को सुन के समझ में आता है कि उनके खुद ही बिजनेस का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट ये मेरा ओपिनियन है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे एग्री करें या आप मुझसे डिसएग्री करें, कुछ भी कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट उतना ज़्यादा डिटेल में अपने बिजनेस को नहीं समझ पा रही है। दूसरा, मैं पहले इस पर क्यों बहुत ज़्यादा बुलिश था, क्योंकि कंपनी ग्रोथ दिखा रही थी और एंजल वन के जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन वाले आदमी थे वो यहाँ पे आए थे और वो इस कंपनी को टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहे थे और अच्छा खासा ग्रोथ दिखा भी था। बट जब न्यूज़ में निकल के आया कि वो इस कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, तो मुझे डाउट हुआ कि कंपनी तो अभी इतना छोटा है बट फिर भी वहाँ से निकल के जा रहे हैं। और अगर वही कि उनके ऊपर ही बेस था कि कंपनी आगे बढ़ सकती है, अगर वो मेन आदमी निकल जाएगा तो अब कंपनी में रह के कोई फ़ायदा है नहीं। और आप देख भी सकते हैं कि कंपनी ने उसके बाद प्रॉफिट को डिक्लाइन करना स्टार्ट किया है। रिसेंटली कंपनी प्रॉफिट बढ़ा रही है, बट अगर आप इसमें टिके रहना चाहते हैं तो आपको इसको फर्दर ट्रैक करते रहना चाहिए। अब फाइनली अगर मैं अपने बारे में बताना चाहूँ कि मैं इस कंपनी के बारे में फ़िलहाल क्या सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि इस कंपनी से फ़िलहाल दूर रहना चाहिए। अगर आपको ब्रोकिंग सेगमेंट में लगाना ही है तो आप एंजल वन में इन्वेस्ट कीजिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट एंजल वन ज़्यादा बेटर ग्रो कर रहा है और ज़्यादा अच्छा उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल यही था मेरा एनालिसिस 5 पैसा के ऊपर। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। हो सकता है आपका व्यूज़ मुझसे अलग हो, बट स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है, कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है, तो इसका रीज़न ही वही है कि व्यूज़ उसके अलग है और हर कोई अपने तरीके से सही है। ये मेरा पर्सनल व्यूज़ था, आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं रेगुलरली बनाते रहता हूँ। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपके जैसे और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स मिलके स्टॉक के आइडियाज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। वहां कोई किसी को रिकमेंडेशन नहीं देता, हम सिर्फ डिस्कशन करते हैं कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक खराब है, या अपने ओपिनियन को शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।